पुरा कथाओं का वह तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करे मिथक कहलाता है। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ का हिंदी रूप है। मिथक का आधार लोक विश्वास होता है। लोक द्वारा ही मिथक का निर्माण होता है। प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने समय का सच कहने के लिए मिथक में नया अर्थ भरकर उसे पेश करता है। मिथक का निर्माण किसी व्यक्ति या रचनाकार के वश की बात नहीं है। इसलिए प्रत्येक जाति के अपने कुछ मिथक होते हैं। मिथक का जन्म मानव के सामाजिक जीवन के क्रियाकलापों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, घटनाओं या अन्य किसी तथ्य के रहस्योद्घाटन के उद्देश्य से हुआ। इसे कुछ लोगों ने सृष्टि के रहस्योद्घाटन से संबंधित कथा मात्र माना। मिथक सृष्टि में मानव की उत्पत्ति की कल्पना मंडित सत्य गाथा है। आदिम मानव के प्राकृतिक रहस्यों को अभिव्यक्त करने के लिए मिथकों का निर्माण किया था। इसी कारण मिथक आद्य प्रतीकों का समूह कहलाया। मिथक एक प्रकार की रहस्यमयी भाषा है जिसमें सत्य उद्घाटित होता है। यह भौतिक जगत के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली कथा ही नहीं, मनुष्य के जीवन के रहस्य सुलझाने की साधना है। मिथकीय रचनाधर्मिता सृजनात्मक धरातल पर अतीत के संदर्भ सूत्रों में वर्तमान के लिए सुव्यवस्थित फलक निर्मित करती है और भविष्य के लिए पथ प्रदर्शित करती है। भारतीय काव्य ग्रंथों में मिथकों का अक्षय भंडार भरा पड़ा है। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण आदि मिथकीय ग्रंथ सृष्टि की दृष्टि से विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये सारे ग्रंथ समृद्धि की दृष्टि से भी विश्व साहित्य में अपना स्थान रखते हैं। मिथक एक ऐसी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है जिसे प्रत्येक युग के साहित्य ने अपनाकर उसे नए अंदाज और नए संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है। मिथक जीवन के शाश्वत सत्यों को पुनः स्थापित करने के सशक्त माध्यम रहे हैं। हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। प्रत्येक देश की संस्कृति उसके मिथक साहित्य में सुरक्षित रखती है। मिथक अपने आप में साहित्य भी है और सामग्री भी। मिथक स्वयं एक सृजन है जो परवर्ती सृजन को एक नई दिशा और जीवन देता है। तो देखते हैं मिथक का अर्थ। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण या पर्यायवाची शब्द है। मूलतः इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथोस या मुथोस शब्द से, लैटिन भाषा के मिथस और जर्मन भाषा के मिथोस से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है मौखिक या काल्पनिक कथा। फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार मिथ का अर्थ है जिसका यथार्थतः अस्तित्व नहीं है। संस्कृत में मिथ शब्द अनेकार्थी है। इसका अर्थ एक तरफ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, सहकारी बनना, एकत्र या समझना होता है। इसके लिए दंत कथा, पुरावृत्त, पुरा कथा भी कहा गया है। हिंदी में मिथक शब्द का पहला प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, जिसका अर्थ होता है शब्द, कथा या कहानी। मिथ के लिए हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक शब्द प्रस्तुत किया। वैसे मिथ के लिए पुरा कथा,
पुराण कल्पना, देव कथा, आदिम कथा जैसे शब्दों के प्रयोग भी किए जाते हैं, किंतु ये सारे शब्द मिथक की सार्थकता को व्यक्त करने में इतने सफल नहीं हो पाए जितना मिथक। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, अंग्रेजी का मिथ शब्द सीधे सीधे ले सकते थे, लेकिन मिथ हिंदी की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होता, इसलिए क प्रत्यय लगाकर उन्होंने उसे हिंदी और संस्कृत की परंपरा का शब्द बनाया, जो मुख सुख की दृष्टि से उपयोगी तो है ही, अपनी भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार भी है, और यह मिथक शब्द चल निकला। मिथ शब्द के कुछ अन्य कोशगत अर्थ भी है, जैसे कोई पुरानी कहानी या लोक विश्वास, किसी जाति का आख्यान, धार्मिक विश्वासों एवं प्रकृति के रहस्यों के विश्लेषण से युक्त देवताओं तथा वीर पुरुषों की पारंपरिक गाथा, कथन, वृत्त, किंवदंती, परंपरागत कथा आदि। मिथक की परिभाषा। फिनिश लोक कथाकार लॉरी होंको एक व्यापक रूप से उद्धृत परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। मिथक देवताओं की एक कहानी, दुनिया की शुरुआत का एक धार्मिक विवरण, सृष्टि, मौलिक घटनाएं, देवताओं के अनुकरणीय कार्य जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया, प्रकृति और संस्कृति उसके सभी हिस्सों के साथ बनाई गई और दी गई। उनका ऑर्डर जो अब भी मिलता है। एक मिथक समाज के धार्मिक मूल्यों और मानदंडों को व्यक्त और पुष्ट करता है। यह अनुकरण किए जाने वाले व्यवहार का एक पैटर्न प्रदान करता है, अपने व्यावहारिक लक्ष्यों के साथ अनुष्ठान की प्रभावशीलता की गवाही देता है और पंथ की पवित्रता स्थापित करता है। लासोडा ने मिथक को एक उत्कृष्ट, पवित्र और अलौकिक संदर्भ के साथ एक या कई असाधारण घटनाओं की एक कार्यात्मक, प्रतीकात्मक और विषयगत कथा के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य का अभाव है और जो एक व्यक्तिगत या सामूहिक, लेकिन हमेशा पूर्ण ब्रह्मांड विज्ञान को संदर्भित करता है। अरस्तु के शब्दों में मिथक मनगढ़ंत या काल्पनिक कथा है। लेंगर के शब्दों में प्राचीन वास्तु या पौराणिक पात्रों की युग सापेक्ष पुनः रचना मिथक है। हडसन के शब्दों में प्राचीन का नवीन अर्थ मिथक है। विको के शब्दों में मिथक की उत्पत्ति सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई है, अतः मिथक भाषा के विकास की मंजिल है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम के शब्दों में मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं, समाज से है। रिचर्ड चेजने काव्य को मिथक और मिथक को काव्य माना है। हिंदी विद्वानों के अनुसार देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मिथक तत्व वास्तव में भाषा की पूरक है। सभी भाषा इसके ही बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। तो डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया छोटी है। नए कवि वर्तमान के अस्तित्व और अतीत के वर्तमानत्व में विश्वास करते हैं, इसके लिए मिथकों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के शब्दों में मिथक मानव जाति का सामूहिक स्वप्न एवं सामूहिक अनुभव है। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में अतीत का पुनरुत्थान मिथक है। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में
पौराणिक पात्रों या घटनाओं को नवीन युग के अनुसार बनाकर प्रस्तुत करना मिथक है। मिथक के कई प्रकार या भेद हैं। मिथक विषयक इतना व्यापक है कि विद्वानों ने उसके कई भेद किए हैं। कुछ भेद इस प्रकार हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन संदर्भ वाले मिथक या ऋतु संदर्भित मिथक, विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भों के मिथक, प्राकृतिक मिथक, जन्म संबंधित मिथक, देवत्व संबंधित मिथक, प्राणी जन्म संबंधित मिथक, जीव के आवागमन संबंधित मिथक, धीर, उदात्त तथा वीर नायकों संबंधित मिथक, सामाजिक क्रियाकलापों संस्थाओं से संबंधित मिथक, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के मिथक, दानवों से संबंधित मिथक, ऐतिहासिक संदर्भों के मिथक। इसके अलावा अंतरिक्ष, आलोक, अग्नि, वायु, जल, मेघ, पृथ्वी, अधोलोक, अंधकार से संबंधित मिथक। डॉक्टर श्रीवास्तव ने परंपरा और प्रचलन क्षेत्र की दृष्टि से मिथकों को दो वर्गों में रखा है, जनजातीय और पाठीय। जनजातीय यानी ट्राइबल मिथकों में पवित्रता अपवित्रता की धारणा विशेष रूप से मिलती है। यद्यपि पाठीय परंपरा में भी अभिचार कर्म से संबंधित मिथक सामग्री को किंचित हेय दृष्टि से देखा गया है। पाठीय अर्थात वैदिक, पौराणिक, रामायण महाभारत संबंधित दार्शनिक मिथक दर्शन और धर्म की विचारधाराओं के आधार पर बने रहे। मिथकों को स्वतंत्र विषय के रूप में लेकर चलने वाले अध्येताओं ने दोनों धाराओं को अपनी दृष्टि में रखा है। वैषयिक दृष्टि से मिथकों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। सृष्टिपरक मिथक, जिसमें विश्व और इसकी वस्तुओं के उदय की कथाएं हैं। देववर्गीय मिथकों में देवों के जन्म, कर्म और स्वरूप से संबंधित कल्पनाएं तथा कथाएं आती हैं। प्राणी वर्गीय मिथकों में मानव और पशुओं के उद्भव और कर्म, आखेट, कृषि से संबंधित विश्वास कथाएं, विभिन्न प्रथाओं और संस्थाओं के उद्भव की कथाएं आती है। तो प्रकृति परक मिथकों में ऋतु चक्र, ऋतु व्यवस्था, प्रकाश, अंधकार, दिन, रात आदि से संबंधित कथाएं आती है। अस्तित्व वर्गीय मिथकों में जन्म मरण विषयक धारणाएं कथाएं, प्रेत योनि, स्वर्ग नर्क आदि कथाएं आती है। इसके दो उपभेद किए जा सकते हैं, जैसे लोकात्मक और लोकोत्तर। कर्म कांडीय मंत्रात्मक मिथक, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान जैसे औत्सविक, सामाजिक, धार्मिक तथा व्याधि के उपचार कर्म से संबंधित मंत्र आते हैं। इतिहासधर्मी मिथकों में ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर बनने वाले मिथकों को लिया जा सकता है। मिथक और साहित्य का संबंध। समय समय पर अपने समकालीन यथार्थ उद्घाटित करने के लिए साहित्य में मिथकों का प्रयोग होता है। हिंदी में राम और कृष्ण दो ऐसे मिथकीय चरित्र हैं जिनका हर युग में कवियों ने अपनी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तुलसीदास के राम और निराला के राम में अंतर है। इन दोनों बड़े कवियों ने अपने समय का सच कहने के लिए राम के चरित्र का अपनी तरह से इस्तेमाल किया है। इसी तरह कृष्ण का भी आधुनिक हिंदी कविता में अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल हुआ है। धर्मवीर भारती ने अपने चर्चित काव्यात्मक नाटक
अंधा युग में कृष्ण के साथ महाभारत युग के और भी कई मिथकीय पात्रों का इस्तेमाल अपने समय के संकेत तो संकट को दिखाने के लिए किया है। मिथकीय प्रयोगों के कारण अंधा युग आधुनिक मानव की नियति का प्रतीक बन गया है। मिथक और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य में मिथक आत्मपरक और वास्तुपरक सत्य से समन्वित होता है, सामंजस्य स्थापित करता है। वस्तु सत्य भाव सत्य के आधार पर अभिव्यक्ति पाता है और यही मिथकीय संवेदना का रहस्य भी है। दोनों रागात्मक स्तर पर एकानुभूति करते हैं। मिथकों में प्रमुख पात्र आमतौर पर गैर मानव होते हैं, जैसे देवता और अन्य अलौकिक आकृतियां। अन्य मिथकों के वर्गीकरण में मनुष्य, जानवर या संयोजन शामिल है। रोजमर्रा के इंसानों की कहानियां आमतौर पर किंवदंतियों में समाहित होती हैं। मिथकों को कभी कभी किंवदंतियों से अलग किया जाता है, क्योंकि मिथक देवताओं से संबंधित होते हैं। आमतौर पर उनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता और सुदूर अतीत की दुनिया में स्थापित होते हैं, जो वर्तमान से बहुत अलग होते हैं। मिथक लोक कथाओं या धर्मशास्त्र की एक शैली है, जैसे कि मूलभूत कहानियां या मूल मिथक। लोक कथाकारों, इतिहासकारों, दार्शनिकों या धर्मशास्त्रियों के लिए यह मिथक के प्रयोग से बहुत अलग है, जिसका सीधा सा मतलब कुछ ऐसा है जो सच नहीं है। इसके बजाय किसी मिथक का सत्य मूल्य कोई परिभाषित मानदंड नहीं है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में मिथकों पर आधारित कई श्रेष्ठ रचनाओं का प्रणयन हुआ है। ऐसे साहित्य का अनुशीलन कवि द्वारा अपने पौराणिक साहित्य के गहन अध्ययन के बिना संभव नहीं है। साथ ही साथ आधुनिक जीवन के विविध पक्षों की समझ के बिना इन मिथकों का सार्थकतापूर्ण प्रयोग भी संभव नहीं है। मिथकों की उपादेयता के विषय में भी बात करनी आवश्यक है। मिथक का प्रभाव पाठक के हृदय पर सीधा प्रहार करता है, जिसके कारण वह जीवन सत्य को शीघ्र ही आत्मसात कर लेता है। मिथक के इसी हृदयग्राही गुण के कारण ही आज का कवि अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए मिथक का उपयोग करता है। साहित्य में मिथक की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मिथक रहस्यमय शक्ति का स्रोत है। साथ ही वह किसी भी संस्कृति की समझ और पहचान के लिए उपादेय सिद्ध हुए हैं। आज मनुष्य के अंदर रही आस्था नष्ट हो रही है, जिससे वह अपने आप को बहुत टूटा हुआ अनुभव करता है। वह मिथक की ओर लौटता है, क्योंकि मिथक एक आदिम शक्ति का स्रोत है। इसीलिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं, आदिम युग से मानव मिथकों के सहारे जी रहे हैं और आज भी अपनी संपूर्ण आधुनिकता, वैज्ञानिकता और बौद्धिकता के बावजूद वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना आश्रय लेते ही हैं। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन की जटिलताएं बढ़ती गई है, जिनके समाधान के लिए हमने पुराने मिथकों का पुनराख्यान करना होता है या फिर नए मिथक गढ़ने पड़ते हैं। मिथकों की सबसे बड़ी उपादेयता यह है कि मिथक की कथा, पात्र, घटनाएं
आदि अपने प्रतीक के रूप में आकर उस सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। डॉक्टर गुप्त और डॉक्टर बंजारा कहते हैं कि दिनकर जी ने रश्मिरथी में वर्ण व्यवस्था की जटिल समस्या को कर्ण के पात्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो उर्वशी में पुरुरवा और उर्वशी सनातन पुरुष और नारी के प्रतीक है। इसी प्रकार एक कंठ विषपाई में दुष्यंत कुमार ने आधुनिक भारत में व्याप्त मद, मोह, सत्ता का अहंकार आदि की सहजता के साथ प्रस्तुति की है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति अंधायुग, नरेश मेहता की रचना महाप्रस्थान, शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य मिथक पर आधारित हिंदी रचनाएं हैं। सारे मिथक परिकल्पना पर आधारित है। बावजूद उसके इस मूल्य आधारित परिकल्पना का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना था। प्राचीन मिथकों की खासियत थी कि वे मूल्यहीन और आदर्श विहीन नहीं थे। मिथकों का जन्म समाज व्यवस्था को कायम रखने के लिए हुआ। मिथक लोक विश्वास से उत्पन्न होते हैं। पुरातन काल में स्थापित किए गए धार्मिक मिथकों का मंतव्य स्वर्ग तथा नरक का लोभ और भय दिखाकर लोगों को विसंगतियों से दूर रखना था। मिथ और मिथक भिन्न हैं। मिथक असत्य नहीं है।